So the first part is a company purchased a delivery van for rupees 60,000 to use for 5 years. The systematic allocation of its cost over useful life is called. उसको हम क्या बोलेंगे? आपको वैसे पता है इसका आंसर? क्या दिया इसका आंसर? डी बी अमोर्टाइजेशन। चलो मैं बताता हूँ। अगर हम कोई एसेट लेते हैं, इस साल हमने एसेट लिया तो मैंने कहा था लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है ना? तो मान लो एक एसेट अगर इसके हिसाब से 5 साल चल रहा है, कितने साल है? 5 साल। इसका मतलब उसकी लाइफ 5 साल है। इसका मतलब हर साल उसकी वैल्यू कम होगी, और जो वैल्यू कम होगी उसको कहते हैं एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। उस कॉस्ट को हमने बांट दिया 5 साल, ठीक है। अब फिक्स एसेट कोई भी टेंजिबल फिक्स एसेट, कौन सा? टेंजिबल, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अगर उसकी वैल्यू कम हो रही है उसके लिए वर्ड यूज होता है डेप्रिसिएशन। कौन सा वर्ड यूज होता है? डेप्रिसिएशन। तो पहले तो मैं आंसर दे दूं, डेप्रिसिएशन। ये जो वर्ड अमोर्टाइजेशन है ये हमारे इनटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज होता है। मतलब इसका भी वही है कि एसेट की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। और डिप्लीशन वर्ड किसके लिए यूज होता है? हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके लिए वर्ड कौन सा यूज होता है? डिप्लीशन, ठीक है। एक्वल तो किसी के लिए यूज नहीं होता, ये तो अलग कंसेप्ट है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या है? आंसर इज सी। सेकंड क्वेश्चन था हमारा, गुड्स कॉस्टिंग 12,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी रिइंबर्स 9,000। द अनरिकवरेबल पोर्शन इज, क्या कहेंगे उसको? उसको हम बोलेंगे एक्सपेंस, या फिर जो पैसा हमारा रिकवर नहीं हुआ 9,000 तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमें दे दिया, और जो नहीं दिया वो हमारा क्या बन गया? लॉस। इसलिए बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ए कंपनी पेड 15,000 टू परचेज ए पेटेंट वैलिड फॉर 10 ईयर्स, 10 साल तक वैलिड है। द एनुअल एलोकेशन ऑफ द पेटेंट कॉस्ट इज, अभी मैंने बता दिया है ना, पेटेंट कौन सा एसेट है? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू जब कम होती है तो उसको हम बोलते हैं, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है क्या? अमोर्टाइजेशन। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए पेमेंट मेड टू सेटल ए सप्लायर्स इनवॉइस विद इन 10 days एट ए रिड्यूस्ड अमाउंट इज नोन। क्या बोलेंगे? अगर हमने किसी सप्लायर को 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी तो वो जो रिड्यूस अमाउंट हमने पे किया, कम अमाउंट हमने पे किया, उसको क्या बोलेंगे? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट या कमीशन? बी, सी, डी, ए, बी, कैश डिस्काउंट। रिबेट तो होता है कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बेचा आफ्टर सेल और बाद में उस प्रोडक्ट में कुछ कोई कमी थी या ज्यादा प्राइस चार्ज कर लिया, क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो कुछ पैसा छोड़ दिया, वो रिबेट है। और ट्रेड डिस्काउंट तो एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, द परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर फॉर लॉन्ग टर्म यूज इज क्लासिफाइड एज। तो मैंने कहा था कोई भी जो हम फिक्स एसेट खरीदते हैं या कोई भी ऐसा एसेट जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने वाले हैं, वो हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? वो हमारा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो वो होते हैं जो रेगुलर किए जाते हैं, है ना, जिनको करना जरूरी है रेगुलर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसके लिए कहा गया? हमारे जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं, है ना, जो राइट ऑफ करना, वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी जो आपको 1 साल के अंदर पे करनी है। A manufacturing company purchased second-hand machinery for ₹1,20,000. It spent 15,000 on repairs to make it operational and 5,000 on installation. The total amount to be capitalized. कितना अमाउंट कैपिटलाइज करेंगे? अच्छा, इसके बारे में भी मैंने पूरी कहानी बताई है आपको कि कोई भी फिक्स एसेट खरीदा, उसके ऊपर कोई भी खर्चा आ गया सेम डे, वो आपने टोटल कर लेना कॉस्ट के साथ। अब 1,20,000 इसकी कॉस्ट है, इसमें फर्दर हमने 15,000 और स्पेंड कर दिया रिपेयर के लिए, और 5,000 इसका और इंस्टॉलेशन के लिए खर्च कर दिया। तो कुल मिला के हमने कितना खर्चा कर दिया? 1,40,000। ये हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो गई, यानी टोटल एसेट की जो कॉस्ट होगी उसको बोलेंगे। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी? ए प्रेजेंट एप्लीकेशन विद सर्टेन अमाउंट, ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर इवेंट, है ना। तो बी इसका आंसर है। अच्छा, एक तो हो गई
कॉन्टिजेंट लायबिलिटी यानी कोई ऐसी लायबिलिटी जिसका होना या ना होना किस पे डिपेंड करेगा, फ्यूचर इवेंट पे। अच्छा, एक कॉन्टिजेंट एसेट भी होता है, पता है ना। अब फॉर एग्जांपल मेरा किसी के साथ कोई केस चल रहा है, मुझे उसको वो पैसा दे, वो मेरी अभी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। मान लो उसको मुझे, मेरे लिए वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हो गई, सामने वाले के लिए क्या हो गया, कॉन्टिजेंट एसेट। उसने मुझ पे क्लेम किया, भाई मुझे इतना पैसा दे दो कंपनसेशन। मेरे लिए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, उसके लिए क्या है, कॉन्टिजेंट एसेट। तो एन एसेट नॉट येट रियलाइज्ड, तो वैसे ये उसका मतलब नहीं है, बट कॉन्टिजेंट एसेट मतलब वो एसेट्स जो जिनका होना भी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन डिपेंडेड ऑन फ्यूचर इवेंट। और एक और लायबिलिटी होती है जो फ्यूचर में होनी है, जिसका अमाउंट सर्टेन है, मतलब अमाउंट अनसर्टेन है लेकिन होनी है, प्रोविजंस है ना। इसमें क्या है, ये इवेंट पे डिपेंड करती है, वो होनी है लेकिन अमाउंट अनसर्टेन है, ठीक है। नेक्स्ट, लोन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक इज ट्रीटेड एज, क्या बोलेंगे उसको, अगर बैंक से हमें कोई लोन मिला उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, इनकम या एक्सपेंस, रेवेन्यू रिसिप्ट। और कोई जो इस बात से इत्तेफाक रखता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, कैपिटल रिसिप्ट। चलो भाई, सबसे पहली बात तो इनकम तो है नहीं, कोई कमाया थोड़ी है हमने, कर्जा लिया हमने, तो एक्सपेंस की तो बात ही नहीं। अब बात है इन दोनों में से, भाई रेवेन्यू रिसिप्ट वो होती है जो रेगुलर नेचर की होती है, जो हम प्रोडक्ट बेचेंगे, है ना, रेगुलर रिसिप्ट की। तो बैंक से लोन लिया इसे कैपिटल रिसिप्ट, कोई एसेट बेचा वो पैसा आया, वो भी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। एसेट खरीदा तो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट, fictitious assets differ from intangible assets because they have, fictitious assets intangible assets से किस तरह से डिफरेंट हैं, हाँ, do not represent real asset। अच्छा, fictitious assets और कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी क्या फर्क है। अच्छा, fictitious asset मैंने क्या बताया था, ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, फ्यूचर के लिए किया जाता है ना, प्रमोशन के लिए। बिल्डिंग खरीदी वो भी फ्यूचर के लिए किया गया। दोनों में फर्क क्या है, उसमें भी सेम ही फर्क है, फिक्टिशियस एसेट की कोई रियल वैल्यू नहीं होती, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है एसेट्स पे उनकी रियल वैल्यू होती है, उनको बेचा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ 20,000 incurred at the time of company's formation and written off over 5 years are classified as। सबसे पहले तो ये समझो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कौन से खर्चे, जब हम कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बिजनेस शुरू करने से पहले के खर्चे, कोई कोर्ट फीस, लीगल व्हीकल खर्चे वगैरह होते हैं, उनको कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, फिक्टिशियस एसेट की कैटेगरी में आते हैं। अब ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 20,000 हुए थे जब हमने कंपनी की फॉर्मेशन की, और इसको 5 साल में हमें खत्म करना, राइट ऑफ करना है, तो इसको हम क्या बोल ही दिया मैंने, फिक्टिशियस एसेट्स। अच्छा, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन और आएगा, खैर उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो जितने भी हमारे फिक्टिशियस एसेट्स हैं इनको धीरे धीरे करके खत्म किया जाता है, समझ लो इसको। हमारा कितना खर्चा आया था, 20,000, अब हम क्या करेंगे, 5 साल में खत्म करना है, तो हर साल कितना पैसा निकालेंगे, 4-4 हजार। और एक चीज समझ लो ध्यान से, जो पैसा हमने 20,000 खर्चा कर दिया, प्रॉफिट में से निकालेंगे, हर साल के प्रॉफिट में से कितना, 4,000। कैसे 4,000 मैंने कैलकुलेट किया, भाई 5 साल में निकालना है ना, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 5 कर लो, ठीक है। तो हर साल कितना राइट ऑफ करना है, जो भी बता रहा हूं इसका, इस क्वेश्चन के अभी उसके साथ कोई लेना देना नहीं, लेकिन आगे है। तो 20,000 अगर मुझे 5 इंस्टॉलमेंट में खत्म करना है, तो हर इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, ये 4,000 मैं कहां से निकालूंगा, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। अच्छा, 20 में से 4,000 तो मैंने निकाल लिया, 4,000 मैंने निकाल लिया, बाकी बचा हुआ 16,000 कहां रहेगा, एज ए फिक्टिशियस एसेट कहां रहेगा, बैलेंस शीट के अंदर। जितना जितना हम निकालते जाएंगे वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रखेंगे, और बाकी जो बचता जाएगा कहां दिखाते जाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर, अंडर द हेड फिक्टिशियस एसेट। तो खैर अभी इसका आंसर था बी, फिक्टिशियस एसेट। आगे, ए होलसेलर लिस्ट गुड्स एट 2 लाख and allows 15% trade discount and 5% cash discount if payment is made within 10 days. The buyer pays within 10 days. The amount of cash paid कितना होगा, चलिए देख लेते हैं जरा इसको कैलकुलेट करके। सबसे पहले लिस्ट प्राइस कितना है, 2 लाख, ठीक है, ये आपका आ गया लिस्ट प्राइस। इसमें 15% ट्रेड डिस्काउंट है, मैंने कहा था हमेशा डिस्काउंट जब दियो तो सबसे पहला काम क्या कर लेना, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लेना। तो 2 लाख का अगर मैं 15% करता हूं
तो वो आता है 30,000। तो 30,000 मैंने माइनस कर दिया। अब बचा कितना? 1,70,000। जो कैश डिस्काउंट होता है वो हमेशा जितना कैश हमें मिलेगा या जितनी पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश डिस्काउंट कितना है, और 10 दिन के अंदर पे भी कर दिया, तो CD यानी कैश डिस्काउंट 1,70,000 का कितने परसेंट, कितना होगा? 17,000 का आधा कर लो, 8500। ठीक है, 0 0 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गए 1, 1,61,500। तो कितना हमें अमाउंट पे करना है? बी इज द राइट आंसर। अब इसी क्वेश्चन के अलग अलग भी क्वेश्चन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा, दैट इज 30,000। कैश डिस्काउंट कितना होगा, दैट इज 8500। और टोटल अमाउंट कितना पे किया, दैट इज 1,61,500। ठीक है। Which of the following is true regarding trade discount? इनमें से कौन सा सही है? It appears in trial balance। ट्रायल बैलेंस में तो आता ही नहीं, ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड करते ही नहीं हम लोग। इट शो इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, रिकॉर्ड ही नहीं करना तो कहां प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो होगा। इट इज डिडक्टेड बिफोर रिकॉर्डिंग, है ना। तो ये अभी हमने बात भी की थी। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर देना होता है, खत्म करना है, माइनस कर देना होता है, चाहे परचेज हो चाहे सेल हो। सो सी इज द राइट आंसर। इट इज ऑलवेज ए परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। ये किसके लिए, लेकिन इसके लिए तो नहीं है, किसके लिए, लेकिन कैश डिस्काउंट के लिए। कैश डिस्काउंट हमेशा कैश जो पेमेंट करते हो उस पर कैलकुलेट होता है। ए लोन ऑफ ₹5 lakh टेकन एट 10% इंटरेस्ट फॉर 1 year इज अनपेड एट द ईयर एंड। द टोटल लायबिलिटी, कितनी लायबिलिटी होगी बताइए? हाँ, तो देखो 5 लाख का तो लोन पहले से एक लायबिलिटी है, ऊपर से इसका 10% इंटरेस्ट हमने नहीं दिया, तो 5 लाख का अगर आप 10% करोगे तो वो आएगा 50,000। इसका मतलब आपकी कुल लायबिलिटी कितनी हो गई, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, यानी टोटल लायबिलिटी आपकी कितनी हो गई, 5,50,000, है ना। अगर इसने पूछा होता कि इंटरेस्ट कितना है तो हम बोल देते 50,000। ठीक है, तो टोटल लायबिलिटी पूछिए तो कुल मिलाकर 5,50,000। नेक्स्ट, ए डेटर ओइंग ₹60,000 बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, पैसा दे नहीं सकता, एंड पेड 40 पैसे ने रुपी। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो ये 40 पैसा है। कितने पैसे, 40 पैसे, 1 रुपए के बदले में दिया। अब बताओ 40 पैसा। अमाउंट ऑफ बैड डेट्स, बैड डेट्स कितने हो गए, अच्छा कितने पैसे दे दिए, 40, और कितने नहीं दिए, जो नहीं दिए वही हमारा बैड डेट है। तो 60,000 का कितने परसेंट उसने नहीं दिया, 60%, वो कितना होता है 36,000। तो जो पैसा हमें वापिस नहीं आया वो कितना है, 36,000। नेक्स्ट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 80,000 रिटर्न ऑफ 20,000 पर ईयर, बैलेंस शोन इन बैलेंस शीट। आज ही करवाया मैंने अभी। कितना दिखाएंगे भाई, मैंने कहा था कि जितने फिक्टिशियस एसेट हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में से निकाल दिए, राइट ऑफ कर लिए, बैलेंस को हमें बैलेंस शीट में दिखाना। 80,000 था, 20,000 हमने निकाल लिया, इसमें से राइट ऑफ कर लिया। बैलेंस शीट में हम कितना दिखाने वाले हैं, 60,000, इसलिए आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट इज द वर्क ऑफ अकाउंटिंग बिगिंस। मुझे लगता है ये तो सबसे आसान था। अकाउंटिंग कहां से शुरू होती है, जहां बुक कीपिंग है ना, वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जहां बुक कीपिंग खत्म होगी अकाउंटिंग वहीं से शुरू होती है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज the work which is included in accounting to record the business transaction into a journal, to post the business transaction to ledger, to balance the accounts open in ledger, to prepare the profit and loss account। बताओ जी, डी। पहली 3 जो एक्टिविटीज हैं, पहली जो 3 एक्टिविटीज हैं वो किसमें आती हैं, वो आती है, इसका आंसर है डी। ये 3 एक्टिविटीज पहली वाली किसके अंदर आती हैं, बुक कीपिंग के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, बुक कीपिंग मीन्स, बुक कीपिंग का मतलब क्या है, टू कीप द बुक्स इन, टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द अकाउंट बुक्स ऑफ ए ट्रेडिंग कंसर्न, है ना। ये तो चलो सिंपल ही है, इसको ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या रिकॉर्ड करता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों, या नन ऑफ द अबव, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। एज पर विच कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग
R, calculation of profit, ascertain the financial position, provide information to various parties, D, all of the above। तो मुझे लगता है ये आंसर भी आपको पता ही होगा, all of the above। ये सारे इसके फंक्शन हैं अकाउंटिंग।